हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, Which bank has partnered with the Center for Development of Advanced Computing, शॉर्ट में बोलेंगे CDEC for Cyber Security। तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साइबर सुरक्षा के लिए CDEC के साथ साझेदारी की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए CDEC के साथ साझेदारी की है। और CDEC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, शॉर्ट में CDEC। The Union Bank of India has signed a MOU with the Center for Development Advanced Computing CDEC Hyderabad to launch first of its kind initiative on cyber security awareness। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा जागरूकता पर अपनी तरह की पहली पहल शुरू करने के लिए CDEC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CDEC अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता और साइबर धोखाधड़ी से खुद को बचाने के सुझावों के साथ UBI की सहायता करेगा। बैंक ने पहले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के एक भाग के रूप में एक ई-बुक और एक ऑनलाइन गेम स्पिन एंड लर्न लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिए हैं कंटेंट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो आपको सुटेबल है आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। बात कर लेते हैं हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1919, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। MD CEO है राजकिरण राय जी और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो ही देखना है इसका, तो मैंने हेडक्वार्टर्स, MD CEO का स्पेसिफिक वीडियो बनाया है सारे बैंक का, जिसमें मैंने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल बैंक और RRBs कवर किए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज क्रॉस्ड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर टू बिकम द 5th लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट वैल्यू। तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किस बैंक ने किया है? तो वो किया है ICICI बैंक ने। किसने किया है? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक सही आंसर है। तो ICICI बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। राइट आंसर क्या है? ICICI बैंक। Private sector lender ICICI Bank has crossed the market capitalization of Hindustan Unilever to become the 5th largest company by market value। यानी कि निजी क्षेत्र के ऋणदाता ICICI बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू BSE डेटा ICICI बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टूड 5.83 लाख करोड़, जस्ट अबाउट HUL 5.76 lakh crore। This follows the bank posting its highest ever quarterly net profit in the July to September 2021 quarter। तो BSE के आंकड़ों के मुताबिक ICICI बैंक का बाजार पूंजीकरण 5.83 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो HUL के 5.76 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ऊपर है। और ये जुलाई सितंबर 2021 तिमाही में बैंक का अब तक का सबसे अधिक तिमाही शुद्ध लाभ दर्ज करने का अनुसरण करता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको दिए हैं, आप ये वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। और कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस बार जो बैंक एग्जाम हुए हैं लास्ट, कंटेंट से भी काफी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, इसलिए आप कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ के जाइए। बात कर लेते हैं ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक के MD CEO है संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। किसका है ये? ICICI बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which small finance bank has recently launched
QR साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट अलर्ट। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। India largest small finance bank, AU Small Finance Bank, has launched a QR code sound box to boost its digital payments while making it the first bank to launch such a product. तो क्या बोला गया है कि भारत के सबसे बड़े लघु वित्त बैंक से AU Small Finance Bank ने अपने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए QR यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है, जबकि ये ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ये पहला बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा प्रोडक्ट? तो ये अपने डिजिटल भुगतान के लिए यानी कि डिजिटल जो उसका पेमेंट है उसके लिए QR यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड साउंड बॉक्स जो उसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च करने वाला पहला बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है, आप उसको देख सकते हैं। बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो उसका हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। MD CEO है संजय अग्रवाल और चेयरमैन है राज विकास वर्मा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank with Mastercard, DFC, USAID has launched a $100 million credit facility for Indian MSMEs? तो क्या बोला गया है कि मास्टरकार्ड, DFC, USAID के साथ किस बैंक ने भारतीय MSME के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट सुविधा शुरू की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है इसका सही आंसर है। HDFC बैंक, मास्टरकार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC and US Agency for International Development USAID launched $100 million credit facility for MSME। MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो HDFC बैंक, मास्टरकार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत में MSME के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट सुविधा शुरू की है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है HDFC बैंक। बात करें HDFC बैंक की, तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन अगस्त 1994 और MD CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। किसकी बात है यहाँ पे? HDFC बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है? तो किसके साथ की है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसके साथ की है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। Bharti AXA Life Insurance Company Limited has entered into a bank assurance partnership with Utkarsh Small Finance Bank to ensure distribution of life insurance products through the bank's network across India. तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भारत भर में बैंक के नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है। किसके साथ की है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पार्टनरशिप विल इनेबल टू भारती एक्सा लाइफ टू रीच Tier 1 and Tier 3 markets with insurance solutions and increase the reach of insurance in India। यानी कि ये साझेदारी भारती एक्सा लाइफ को बीमा समाधानों के साथ Tier 2 और Tier 3 बाजार तक पहुंचने और भारत में बीमा की पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। ये पार्टनरशिप जो साझेदारी है। बात कर लेते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो उसका हेडक्वार्टर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में और उसके MD CEO है गोविंद सिंह। किसकी बात हो रही है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAB संरक्षण इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो NAB संरक्षण किस संगठन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो NAB संरक्षण जो है वो नाबार्ड। क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? नाबार्ड इज द राइट आंसर। तो NAB संरक्षण
नाबार्ड जो संगठन है इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, ये इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड का। तो नाबार्ड हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ 1000 crore credit guarantee fund trust for FPOs, a dedicated fund of providing credit guarantee to FPOs। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने 1000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एफपीओ के लिए बनाने की घोषणा की है, जो एफपीओ को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए एक समर्पित फंड है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, The fund has been launched under the trusteeship of NAB संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, a wholly owned subsidiary of NABARD। तो जो फंड को नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NAB संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड की ट्रस्टीशिप के तहत लॉन्च किया गया है। और अदर पॉइंट आप देख सकते हैं। बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड के चेयरमैन है GR चिंताला, फाउंडेड इन 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नाबार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द NTS प्लेटफॉर्म फॉर टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स। तो कार्ड के टोकन के लिए किस कंपनी ने NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो किया है NPCI ने। किसने किया है? NPCI ने किया है। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पिक्चर में ही मेंशन है। The NPCI has launched the NPCI tokenization system to further enhance the safety of customers and provide a seamless shopping experience to consumers। तो NPCI ने ग्राहकों की सुरक्षा को और बढ़ाने और उपभोक्ताओं को एक सहज खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया है। शॉर्ट में बोलेंगे NTSC, इसका फुल फॉर्म NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम। द NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम विल सपोर्ट द टोकनाइजेशन ऑफ रुपे कार्ड्स टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट फॉर स्टोरिंग कार्ड डिटेल्स एंड मर्चेंट्स। तो NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम रुपे कार्ड के टोकनाइजेशन का समर्थन करेगा, ताकि व्यापारियों के साथ कार्ड विवरण संग्रहित करने के लिए एक विकल्प प्रदान किया जा सके। अदर पॉइंट आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। प्रोडक्ट तो ये पॉइंट जो मैं आपको देती हूँ कंटेंट में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वही सेम है, वही सेम कंटेंट है इंग्लिश में, वही सेम है हिंदी में। बात करें NPCI की, तो NPCI के MD CEO है दिलीप आसबे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र एंड फाउंडेड इन 2008। किसकी बात है? NPCI की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the overall DADR rate announced by the government effective from July 1st, 2021? तो क्या पूछा गया है कि 1 जुलाई 2021 से प्रभावी सरकार द्वारा घोषित कुल DA या DR दर क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो दर अभी बढ़ाकर हो गई है वो हो गई है 31%, यानी कि 31% इज द राइट आंसर। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो उसके पॉइंट्स बनते हैं, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ फर्दर हाइक ऑफ 3% इन DA एंड DR। तो DA का फुल फॉर्म है डियरनेस अलाउंस एंड इसका क्या है? डियरनेस रिलीफ। DR का DA है डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ। हिंदी में बोलेंगे महंगाई भत्ते या महंगाई राहत फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की और बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। और 3% की बात करें तो द इंक्रीज ऑफ 3% इज ओवर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 28% of the basic pay pension and will be effective from July 1st, 2021. Now after this hike, the DADR will increase to 31. तो 3% की वृद्धि मूल वेतन पेंशन के 28% की मौजूदा दर से अधिक है और 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। कब से प्रभावी है ये? 1 जुलाई 2021 से। अब इस बढ़ोतरी के बाद DADR बढ़कर 31% हो जाएगा। तो 28% था, 3% ऐड किया, कितना हो गया? 31% हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसके रिगार्डिंग मैंने आपको दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, तो आप इनको जरूर पढ़िए। ये पॉइंट मैं एक बार आपको फिर बोलती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन डीप में पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आप लोगों के कंफर्ट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज रिसेंटली इम्पोज्ड ₹1 करोड़ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन विच पेमेंट बैंक्स फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स अंडर सेक्शन 26 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो आरबीआई ने हाल ही में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26 के तहत मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस भुगतान पे लगाया है, किस बैंक पे लगाया है, वो लगाया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर। The RBI has imposed a penalty of ₹1 crore on Paytm Payments Bank Limited (PPBL) over certain specified violation as referred in Section 26 of the Payment and Settlement System Act 2007। तो आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26 में कुछ निर्दिष्ट उल्लंघनों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। Other important point, the RBI observed that information submitted during Paytm Payments Bank application for the issue of the final certificate of authorization did not reflect the factual position। तो आरबीआई ने पाया कि प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आवेदन के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती है। बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा और एमडी सीईओ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सतीश कुमार गुप्ता। इसमें डिफरेंस है, चेयरमैन पूछा जाए तो चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा और एमडी एंड सीईओ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सतीश कुमार गुप्ता। आप तो कंफ्यूज नहीं होना, चेयरमैन अलग है और एमडी एंड सीईओ अलग हैं। बात करें हेडक्वार्टर की, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new chairman of Association of the Mutual Funds in India। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं ए बाला सुब्रमण्यन। कौन बने हैं? ए बाला सुब्रमण्यन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अब बाला सुब्रमण्यन हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI शॉर्ट में बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, शॉर्ट में होगा AMFI। ही रिप्लेसेस नीलेश शाह, द MD ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड्स। तो ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह कोटक म्यूचुअल फंड के MD नीलेश शाह की जगह लेंगे। कौन? ए बाला सुब्रमण्यम। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाला सुब्रमण्यम इज द CEO of Aditya Birla Sun Life Asset Management. Meanwhile, Radhika Gupta, the MD and CEO of Edelweiss AMC, has been appointed as vice chair of AMFI। तो बाला सुब्रमण्यम आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के CEO है और इस बीच एडलवाइज AMC की MD और CEO राधिका गुप्ता को AMFI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राधिका गुप्ता को। बात करें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो फाउंडेड इन 22 अगस्त 1995 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बात हो रही है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड सरल बचत बीमा प्लान। तो किस जीवन बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही आंसर है? किस कंपनी ने की है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज द राइट आंसर। क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, a joint venture of Bank of Baroda and Union Bank of India, introduced India First Life सरल बचत बीमा प्लान। It is a saving and protection cover plan for the entire family। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक संयुक्त उद्यम ने इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है। यह पूरे परिवार के लिए एक बचत और सुरक्षा कवर योजना है। तो किसने की है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है। The plan includes paying for the short term and enjoying long term benefits, and it will provide consistent protection through insurance cover।
तो इस योजना में अल्पावधि के लिए भुगतान करना और दीर्घकालिक लाभों का आनंद लेना शामिल है। यह बीमा कवर के माध्यम से लगातार सुरक्षा प्रदान करेगा। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, इनको आप जरूर पढ़िए। ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन बाय लाइन इन्हें पढ़ना है। बात कर लेते हैं हम इंडिया फर्स्ट लाइफ की। तो इसके एमडी सीईओ है एम विशाखा और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडेड इन 16 नवंबर 2009। किसकी बात हो रही है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एक्सिस बैंक whose reappointed to the post has recently been approved by RBI। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ का नाम बताइए जिनकी पद पर पुनर्नियुक्ति को हाल ही में आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो मैंने आपको जहां पे भी एक्सिस बैंक का क्वेश्चन आता है हर क्वेश्चन में बताया है कि कौन एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ है जिनको रीअपॉइंट किया है अभी आरबीआई ने फिर से। तो एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी, इनको रीअपॉइंट किया है आरबीआई ने। ठीक है, अमिताभ चौधरी इज द राइट आंसर। The RBI approved the reappointment of Amitabh Chaudhary as MD and CEO of private lender Axis Bank for a period of 3 years। तो 3 साल के लिए किया है। आरबीआई ने अमिताभ चौधरी को 3 साल की अवधि के लिए निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह है अमिताभ चौधरी। Other important point है, अमिताभ चौधरी has taken charge as Axis Bank new MD and CEO in January 2009 after as outgoing MD and CEO of Shikha Sharma retired. Effective December 31st, 2018, the extended 3 years term will be effective from January 1st, 2022। तो 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी निवृत्तान एमडी और सीईओ शिखा शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद अमिताभ चौधरी ने जनवरी 2019 से एक्सिस बैंक के नए एमडी बने हैं और बढ़ा हुआ 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। बात करें एक्सिस बैंक की, तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। फाउंडेड इन 3 दिसंबर 1993 इन अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Reserve Bank of India has authorized which bank recently to collect direct taxes on behalf of the Central Board of Direct Taxes CBDT। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करूर व्यास बैंक। क्या सही आंसर इसका है? करूर व्यास बैंक। The RBI has authorized the Karur West Bank to collect direct taxes on behalf of the Central Board of Direct Taxes। तो आरबीआई ने करूर वेस्ट बैंक को सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। किसको? करूर वेस्ट बैंक को। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं। बात करें करूर वेस्ट बैंक की, तो एस्टैब्लिशमेंट 1916, हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु, एमडी सीईओ रमेश बाबू और टैगलाइन है इसका स्मार्ट वे टू बैंक। टैगलाइन क्या है इसका? स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन एसबीआई फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स। तो आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना लगाया है आरबीआई ने जुर्माना? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पे लगाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। The RBI has imposed monetary penalty of ₹1 crore और इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक ऋणदाता एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। The penalty has been imposed for non-compliance with the directions contained in RBI fraud classification and reporting by commercial banks and select FIS directions 2016। तो आरबीआई ने धोखाधड़ी वर्गीकरण वाणिज्य बैंकों चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who has been appointed as the new chairman of the कर्नाटक बैंक लिमिटेड? तो कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कर्नाटक बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप कुमार पंजा जो है कर्नाटक बैंक के नए चेयरमैन बने हैं। The RBI has approved the appointment of Pradeep Kumar Panja as the chairman of Karnataka Bank Limited। तो RBI ने कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पांजा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, he will begin his role as the part-time non-executive chairman with effect from November 14, 2021 for a period of 3 years. He will succeed P. जयराम भट्ट who will retire on November 13, 2021। तो जो है जिनका क्या नाम है, इनका नाम है पी जयराम भट्ट, जो का स्थान लेंगे कब से, जो 13 नवंबर 2021 को रिटायर हो रहे हैं। कर्नाटक बैंक की हम बात करेंगे तो कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर और फाउंडेड इन 18 फरवरी 1924। कौन से बैंक की बात हो रही है? कर्नाटक बैंक की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंकिंग and financial services company has got a penalty of rupees 1.95 करोड़ by RBI। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी पर RBI द्वारा 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो किस पे लगाया गया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। किस पे? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज द राइट आंसर। The RBI imposed a fine of rupees 1.95 crore on the Standard Chartered Bank for failing to report a cybersecurity incident with the prescribed time period and failure to credit the amount involved in unauthorized electronic transaction among other reasons। तो RBI ने निर्धारित समय अवधि के भीतर साइबर सुरक्षा घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने और अन्य कारणों से अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल राशि को क्रेडिट करने में विफलता के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। तो इसके सीईओ है बिल विंटर्स और फाउंडेड इन 1969 लंदन यूके। किसकी बात है यहाँ पे? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सीईओ कौन है? बिल विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरंग सैनी हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ दीज एंटिटीज। तो नवरंग सैनी को इनमें से किस संस्था के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो दिया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया। किसको दिया गया है इसका अतिरिक्त प्रभार? वो दिया गया है एडिशनल चार्ज नवरंग सैनी को। क्वेश्चन दोनों तरीके से भी आ सकते हैं कि किस संस्था का भी पूछा जा सकता है और किसको दिया है भी पूछा जा सकता है। तो दिया है नवरंग सैनी को और संस्था का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलेंगे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। तो नवरंग सैनी हैज बीन given the additional charges as the chairperson of Insolvency Bankruptcy Board of India, IBBI शॉर्ट में इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पोस्ट फेल वैकेंट आफ्टर MS साहू retired after a 5-year tenure on September 30. सैनी is a whole time member of IBBI। तो यह पद MS साहू के 5 साल के कार्यकाल 30 सितंबर को रिटायर होने के बाद से खाली था और नवरंग सैनी IBBI के पूर्णकालिक सदस्य भी हैं। द गवर्नमेंट हैज असाइन्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरपर्सन ऑफ मिस्टर सैनी इन एडिशनल टू हिज एग्जिस्टिंग ड्यूटीज। तो सरकार ने श्री नवरंग सैनी को उनके मौजूदा कर्तव्यों के अलावा अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। दिस विल बी फॉर 3 months और टिल द ज्वाइनिंग ऑफ ए न्यू इनकमेंट टू द पोस्ट और until further orders whichever is earlier, it said in a release on October 13। तो यह 3 महीने के लिए या पद पर एक नए पद के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक होगा और यह 13 अक्टूबर को एक विज्ञप्ति में कहा गया है। बात कर लेते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फाउंडर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फाउंडेड इन 1 अक्टूबर 2016। किसकी बात है यहाँ पे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिए हैं।
आप ये जो पॉइंट्स मैं आपको देती हूँ कंटेंट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप इनको पढ़िए, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो भी आपको सुटेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।